हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम देखेंगे आगरा बाज़ार नाटक। ठीक, आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे और इस नाटक को लिखा है हबीब तनवीर ने। बहुत अच्छा नाटक है ये, नेट के सिलेबस में लगा हुआ भी है। इसमें थोड़े उर्दू के शब्द आपको ज़्यादा मिलेंगे, पर घबराना नहीं है। बहुत अच्छा नाटक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ, पर थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि कुछ शब्द उर्दू के हैं जिनको समझने में, बाकी सब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ही आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए सभी के यहाँ। चलिए, दिया है भूमिका पहले पढ़ेंगे हम। एक गज़ल लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। आगरा बाज़ार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर, यह तीन नाटक इस तरतीब से मेरे रंग कर्म के सफ़र से संगे मील हैं, यानी सन 1954, 1958 और 1975। ये 3 साल मेरे आर्ट के इर्तिका मतलब विकास में सबसे ज़्यादा अहमियत और मेरी थिएटर की ज़िंदगी में तारीख़ी हैसियत रखते हैं। यही 3 नाटक हैं जो कंबल की तरह मुझसे चिपक कर रह गए और बार बार की फरमाइशों ने उन्हें सदाबहार बना दिया। इसके अलावा यही 3 ऐसे नाटक भी हैं जिन्हें आलोचकों ने कुतर भड़ोरा, लेकिन आवाम में इनकी मकबूलियत कम न हुई बल्कि बढ़ती ही गई। यही 3 ऐसे नाटक भी हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से मुझे वो शैली दी जिसमें एक लिहाज से बाद के सारे प्रोडक्शनों में मेरे दस्तखत की सूरत तख्तियार कर ली। इन सब बातों के अलावा एक यही हकीकत भी काबिले ज़िक्र है कि यही 3 नाटक मेरे ख्वाब की ताबीर बरलाने में सबसे ज़्यादा मेरे मददगार साबित हुए हैं। वो ख्वाब था एक पेशावर थिएटर बनाना। ओखला थिएटर के बारे में पढ़ेंगे। पेशावर थिएटर से मेरी मुराद ऐसा थिएटर नहीं जिसका ताल्लुक़ व्यापार और मुनाफा से हो, बल्कि ऐसा थिएटर है जिसमें आर्टिस्ट भी रोजी रोटी की परेशानियों से सुबकदोश होकर अपना सारा वक्त बस एक काम के लिए समर्पित कर दे ताकि अपने थिएटर के आर्ट को कमाल की चोटी पर पहुंचा सके और थिएटर के काम से इतना कमा भी सके कि उसे रोज़गार के किसी और वसीले का मुंह न देखना पड़े। मैंने सन 1954 में जब आगरा बाज़ार लिखा और उसे स्टेज पर पेश किया तो उस वक्त तक मैंने न संस्कृत नाटकों का मुताला किया था, न बर्ताल्त ब्रेस्ट का और न ग्रामीण नाटकों की लोक शैलियों पर गहरी नज़र डाली थी। इसके बावजूद आगरा बाज़ार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर बज़ाहिर एक सूत्र में गुथे हुए नज़र आते हैं, यानी मेरे अपने थिएटर के विकास के सोते आगरा बाज़ार से मिलते हैं। यह तो रहा शैली और स्टाइल का मामला। अब यह अलग बात है कि खुद चरणदास चोर के लिए रास्ता साफ करने वाला प्रोडक्शन था। गांव के नाम ससुराल, मोर नाव दमाद। इस प्रस्तुति ने न सिर्फ चरणदास चोर बल्कि बाद के सारे प्रोडक्शनों के लिए ज़मीन तैयार की, लेकिन इसका ताल्लुक़ अनपढ़ ग्रामीण कलाकारों, उनकी बोली और उनके साथ मिलकर नाटक तैयार करने से ज़्यादा है और बुनियादी एहसास से कम जो मेरे थिएटर की ज़िंदगी में इब्तिदा से ही कार फरमा रहा है। अब रही पेशावर थिएटर कायम करने की मेरी जद्दोजहद, सो वो तो आगरा बाज़ार ही से शुरू हो चुकी थी। 9 साल मुंबई में गुजारने और कम से कम 7 साल इब्टा में थिएटर का तजुर्बा हासिल करने के बाद 1954 में दिल्ली इसी इरादे से आया था। जामिया मिल्लिया के मंच पर आगरा बाज़ार की कामयाबी ने ताज़ियाने का काम किया
और मैं मुस्तैदी से अपने उसी ख्वाब की ताबीर ढूंढने में लग गया। उस ज़माने में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे। वह खुद बहुत अच्छे ड्रामा निगार थे और खुद डायरेक्शन भी दिया करते थे। उन्होंने ही जामिया ड्रामा सोसाइटी की बुनियाद डाली थी और बच्चों में, टीचरों में नाटक के लिए शौक़ कुछ ऐसा पैदा कर दिया था कि नाटक में हिस्सा लेने वाले बड़े छोटे सभी उनके आगे पीछे रहते थे। मुजीब साहब ने जब देखा कि एक शख्स नया जामिया में आया है, वह बस एक ही धुन लिए फिरता है और वो धुन थिएटर की धुन है, तो उन्होंने अपना सारा जोर हर तरह से मेरी मदद करने में लगा दिया। कलाम साहब शुरू से मेरी मदद कर ही रहे थे। उनके ताआवुन के बगैर तो नाटक तैयार ही नहीं किया जा सकता था। नाटक की तैयारी आर्ट डिपार्टमेंट के खुले मंच पर होती थी। उसी मंच पर नाटक का पहला शो पेश किया गया था और कलाम साहब आर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। उसके बावजूद जामिया की फ़िज़ा में इब्तिदा से जो दाढ़ियाँ लहरा रही थी, उनका उस वक्त भी बहुत ज़ोर था और बरसों तक उनकी इक़्तिदार कायम रहा। वहाँ के मुल्ला मौलवी नाटक नौटंकी के ख़िलाफ़ थे। खुद मुजीब साहब उनके आगे बार बार चुप हो जाते थे। कलाम साहब, जो उस जंग में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे थे, न जाने उन्हें किसी शख्स ने क्या कह दिया कि बीच में वह उखड़ गए। कुछ सनक उनके मिजाज में हमेशा रही थी। जिस तरफ झुक गए, बस उनके दिमाग को एक अजीब शक ने आ घेरा। उन्हें यकीन हो गया कि हबीब दरअसल आर्ट डिपार्टमेंट पर काबिज होना चाहता है। इस तरह वह जो हमारे हामी भरने वालों में सबसे आगे थे, अब वही हमारे सख्त दुश्मन हो गए। मुझे जामिया में थिएटर कायम करने का ख्याल तर्क करना पड़ा। मैंने जामिया थिएटर का ख्याल छोड़ ओखला थिएटर स्थापित किया। साथियों ने ओटी के हुरूफ पर एक खूबसूरत मोनोग्राम भी बना दिया और मुहर भी बनवा दी। यमुना के किनारे ओखला गांव है और ओखला के निकट जामिया मिल्लिया। चुनाच इस निस्बत से कलाम साहब को ओखला थिएटर पर भी एतराज़ हुआ। गर्ज वो ख्याल छोड़ना पड़ा। उस मौके पर कुदसिया आपा ने हाथ पकड़ा और उनकी कोशिशों से दिल्ली के पहले पेशेवर थिएटर की बुनियाद पड़ी, यानी हिंदुस्तानी थिएटर। बस पेशेवर थिएटर बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। किस्सा कोताह आगरा बाज़ार इस जद्दोजहद की इब्तिदाई मंजिल है। इसी हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 1958 ईस्वी में मैंने मिट्टी की गाड़ी मंचित किया, जो इस जद्दोजहद की दूसरी मंजिल थी। उसी के बाद इस दौड़ धूप की दास्तान बहुत लंबी है। बिलाखिर नया थिएटर जो 1959 में कायम किया गया था, 72-73 में जाकर पेशावर बना और 75 में चरणदास चोर की कामयाबी ने उसकी जड़ें मजबूत बना दी। चुनाच यह नाटक इस सफ़र की तीसरी और आखिरी मंजिल थी। अब ये बताते हैं, थोड़ा भूमिका आप लोगों को समझ में नहीं आएगा पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक, क्योंकि भूमिका भी पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर आता है लॉरेंस ओलिवियर और एकार्ड। एक मुस्तकिल पेशेवर रेपर्टरी चलाने के लिए ट्रेनिंग याफ्ता एक्टरों की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग चाहे स्कूलों की हो, चाहे थिएटर में मुस्तकिल काम करने के तजुर्बे से हासिल की जाए। और अगर एक्टर को एक्टिंग का कोई तजुर्बा ना हो और एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग भी ना हो, तो कभी कभी ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत होता है। मैंने लॉरेंस ओलिवियर को एक फिल्म में एक करोड़पति बिजनेसमैन का पार्ट करते देखा था। फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि वह व्यापारी दिवालिया हो जाता है और अपने आप को भीख मांगने पे मजबूर पाता है।
ओलिवर किसी बिल्डिंग के पास पार्क की हुई मोटर गाड़ियों के पीछे एक तारीक गोशे में अपनी सूरत छिपाए हाथ में हैट लिए खड़ा हो जाता है और रास्ता चलने वालों से कहता है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। जिस शर्म भरे अंदाज से तथा जिस तड़की हुई आवाज़ में उसने ये सीधे साधे 3 शब्द कहे थे, सुन के मेरा दिल दहल गया। भूख, इस शिद्दत की भूख, इतने दिनों की भूख, भूख का यह पीड़ा और दर्द, अल्लाह की पनाह। मुझे यकीन है कि ओलिवियर को इस तरह की भूख का कभी कोई तजुर्बा नहीं रहा होगा, लेकिन बस ज़िंदगी का मुशाहिदा था और एक्टिंग की बेहतरीन ट्रेनिंग और थिएटर का तजुर्बा था, और इसके अलावा वह सलाहियत थी जो खुदादाद भगवान की दी हुई थी। इसी तरह एक बार मैंने एकार्ड को कॉकेशियन चाक सर्किल में अजदक का पार्ट बर्लिनर एंसेबल में करते देखा। एकार्ड बर्तोलत ब्रेस्ट का दामाद है, बेहद अमीर, बिल्कुल बुजुर्गा थिएटर के दूसरे कलाकारों से उसकी कोई दोस्ती नहीं। हर शख्स को उससे नफ़रत। उसके रोज़मर्रा का लिबास देखिए तो इतने अमीराना कि वैसे भी उससे बात करने को आपका जीना चाहे। निहायत मुदम्मज, घमंडी। इसके बावजूद भूखे गरीब अजदक का पार्ट इस कमाल से कर गया कि यकीन नहीं आ सकता कि इस शख्स ने कभी भूख महसूस नहीं की होगी। लेकिन एकार्ड दुनिया के बेहतरीन एक्टरों में से एक है। उसकी एक्टिंग का यह कमाल है कि उसका भूखा नंगा अजदक मुझे आज तक नहीं भूलता। फिर अगला टॉपिक इन्होंने बताया है, जो भूमिका जिन्होंने लिखा है कि रिपर्टरी थिएटर का ख्वाब। गर्ज या सलाहियत, ट्रेनिंग और थिएटर का तजुर्बा हो या ज़िंदगी का तजुर्बा और कुछ थोड़ी सलाहियत, बस इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ एक्टर बनने के लिए लाजमी है। नया थिएटर में अनपढ़ ग्रामीणों में ऐसे भी आए हैं जिन्हें न ट्रेनिंग थी न थिएटर का तजुर्बा। ज़िंदगी का तजुर्बा ज़रूर था और प्रतिभा। यही वजह है कि ब्रेस्ट के नाटक गुड वेमेन ऑफ सेट वॉज ऑन के मेरे तजुर्बे शाजापुर की शांतिबाई में फिदाबाई के अलावे इनके इर्द गिर्द बहुत से ग्रामीण जो थिएटर में से नाबल्द और एक्टिंग में नात जुर्बेकार थे, अपना अपना पार्ट निभाने में इस हद तक कामयाब थे। नादारी, मुफलिसी, गरीबी तथा गरीबी से जो खुदगर्जी, अवसरवादिता और लालच पैदा हो जाता है, उसका उन्हें तजुर्बा था। थिएटर का न था, यानी यह न हो तो वो हो। सन 1954 में आगरा बाज़ार तैयार करते वक्त न मेरे पास एक्टर थे, न वैसे जामिया के टीचर थे। जामिया के छात्र बस एक शौक़ था जिसमें सब घिरे हुए थे। लेकिन जब हम जामिया के खुले मंच पर रिहर्सल कर रहे होते तो जामिया के बच्चों के अलावा ओखला गांव के मर्द औरतें भी जमा हो जाया करते थे। कुछ देहाती अपनी बकरियां लिए वहीं ऑडिटोरियम से होकर यमुना के किनारे निकल जाया करते थे। मैंने उनसे कहा, रिहर्सल तुम लोग स्टेज पर बैठकर करीब से भी देख सकते हो, जाओ बकरियों समेत जहाँ जगह देखो बैठ जाओ। औरतें अपनी बकरियां लिए खुशी खुशी उठी और झमाझम जाके बैठ गई। बाद में फैमिली के कुछ मर्द और बच्चे भी आकर स्टेज पर बैठने लगे। सेठ कलाम साहब ने बना ही दिया था, ड्रामा जम गया। मुझे स्टेज पर से देखने वाले देहाती दर्शकों के लिबास के सिलसिले में भी किसी खास एहतमाम मतलब औपचारिकता की ज़रूरत पेश न आई। हमारे मुल्क में कम से कम देहात के लोगों का लिबास सदियों से वही चला आ रहा है। मर्द धोती पजामा कुर्ते शलूके में और औरतें रंग बिरंगे घेरदार खूबसूरत घाघरों में।
ब्लाउज और चमचम करती हुई चुनरियों में। बस और क्या चाहिए था। व्यावसायिक थिएटर का न सही, आगरा बाजार का वातावरण संपूर्ण था। पेशेवर थिएटर न सही, आगरा बाजार की फिजा मुकम्मल थी। और जब दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर हजारों दर्शकों के सामने ड्रामा पेश किया गया तो स्टेज वही देहाती थे। पान वाले की भूमिका में जामिया का असली पान वाला, दर्जी के रोल में असली दर्जी और कुम्हार के रोल में दुकान पर जो एक गधा था वो। उसकी शुरू से आखिर तक स्टेज पर खामोश मौजूदगी ने लोगों पर बहुत असर डाला और हकीकत निगारी मतलब यथार्थ और नाटक की वास्तविकता में जैसे चार चांद लग गए। जब इस खामोश और संयमी गधे ने स्टेज पर ढेर सारी लीद भी कर दी, यानी अब स्टेज पर रंग भी था और बू भी थी, और रंग और बू की यह फिजा दर्शकों तक साफ पहुंच भी रही थी। मुझे मास्को आर्ट थिएटर के स्टानिस्लावस्की का तैयार किया हुआ चेखव का पहला नाटक याद आ गया, जिसमें कमरे, दरवाजे, खिड़कियां सब थे और इस सच्चाई के साथ कुछ बूबास भी थे जिसे लोग पहली बार देखकर दंग रह गए थे। आगरा बाजार के शो बराबर चलते रहे और अगर रुके तो महज कलाकारों की अपनी अपनी कारोबारी मजबूरियों की वजह से। दर्शकों की कमी की वजह से कभी नहीं रुके। बार बार इस ड्रामे की फरमाइश होती रही और बार बार हम नाटक लेकर भारत के मुख्तलिफ शहरों के चक्कर लगाते रहे। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक, यूपी में काशी, लखनऊ, कानपुर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नाटक लिए घूमते रहे। और जब यह सिलसिला रुका तो कलाकारों की उसी मजबूरी से। वैसे ही फिर कुछ बरस बीते, फरमाइश जारी रही। कास्ट बदलकर ड्रामा फिर तैयार किया गया। फिर वही चक्कर, यानी एक लंबा चक्कर जो घूमा और फिर रुक गया। उसके साथ मेरा पेशेवर रिपर्टरी बनाने का जो ख्वाब था वो भी रुक गया। अब है मुहर्रम अली। मुहर्रम अली के बारे में बताते हैं क्या। मैं शौक की बात कर रहा था। कभी कभी किसी एक्टर को पहली बार स्टेज पे आ जाने के बाद थिएटर का कुछ ऐसा चस्का लगता है कि मुश्किल से छूटता है। एक दर्दनाक हादसा इस तरह के शौक का मैंने 1954 में जामिया के आगरा बाजार ही के ज़माने में देखा था। मदारी के पार्ट के लिए मैंने एक सीधे साधे नौजवान लड़के मुहर्रम अली को चुना था। ये मुहर्रम अली के बारे में जो बता रहे हैं, इसी ने मदारी की भूमिका निभाई थी। मुहर्रम अली बिल्कुल स्याह फाम काला कलूटा था। चेचक के दाग चेहरे पर, एक आँख में जाला, सूरत शकल खूबसूरत न सही, चेहरे से करेक्टर ज़रूर था। उम्र कोई 15-16 साल होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पे हजारों दर्शकों के सामने ड्रामा पेश किया गया तो स्टेज वही देहाती था। पान वाले की भूमिका में, अच्छा ये पेज रिपीट हो गया है, 1 मिनट। मुहर्रम अली देख रहे थे, हाँ। तो मुहर्रम अली कोई 15-16 साल का था। उसने मदारी का पार्ट बड़े शौक से निभाया और जब शो का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वह गायब हो गया। जामिया में यही चर्चा सुबह शाम रहती कि न जाने वह कहाँ चला गया। फिर किसी ने खबर दी कि वह मुंबई में पाया गया है। हम लोग यह सुन के हंस पड़े। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि वही उसका इंतकाल, देहांत हो गया। पेचिश हो गई थी। बस इसी आजार में चंद ही दिनों के अंदर गुजर गया। हम लोग सन्नाटे रह गए। उसका लड़कपन, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन याद आता रहा और आज भी उसका ख्याल आता है तो उसका चेहरा नज़रों में घूम जाता है। फिर है ग्यारसा और संगीता। सन 1989 में मुझे ग्यारसा देहाली में मिल गया।
ग्यारसा एक राजस्थानी नट था, शादीपुर डिपो में रहता था। उसकी बेटी संगीता का करतब देखा। ये सब कैरेक्टर है ग्यारसा और संगीता नाटक के। संगीता 12-13 बरस की, जिन्होंने भूमिका निभाई है, मतलब कि रोल किया था। संगीता 12-13 बरस की छरहरे बदन की लड़की थी। पानी का गिलास लेटे लेटे माथे पर रख लेती थी और लोहे का एक छोटा सा रिंग पांव से बदन पे सरकाते हुए कमर से ऊपर तक लाकर सर की तरफ से बाहर निकाल लेती थी, और न गिलास गिरता न पानी की एक बूंद गिलास में से छलकती। ग्यारसा और संगीता जब कमानी ऑडिटोरियम में स्टेज पर उतरे और मेले के सीन में दोनों ने अपना करतब दिखाया तो हाल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ग्यारसा के ढोल की आवाज़ थी और लोग सांस रोके संगीता का दुश्वार गुजार कमाल देख रहे थे। जैसे ही रिंग संगीता के सर की तरफ से बाहर निकला, हाल देर तक तालियों से गूंज उठा। अब संगीता जवान हो गई है, शादीशुदा है, 1-2 बच्चों की माँ है। ग्यारसा जब भी मुझे पकड़ पाता है बस यही कहता है कि नट का कोई काम नहीं देख रहा, आप हमें थिएटर में क्यों नहीं रख लेते। अब मैं ग्यारसा को कैसे समझाऊं कि हर नाटक में नट का काम नहीं दिखाया जा सकता। बहरहाल अब जो नवंबर 2004 में आगरा बाज़ार फिर से होने वाला है, मुझे ग्यारसा का ख्याल घेरे हुए हैं। उसे कहाँ से ढूंढूं और मिलने पे पूछूं कि अब संगीता के जैसे काम करने वाला आर्टिस्ट तुम्हारे पास कौन है। यदि कोई है तो मेरे साथ उसे लेकर मुंबई चलो। तो ये हो गया संगीता की बात। अब आती है असली बदबूदार फ़कीर। असली बदबूदार फ़कीर की बात। आगरा बाज़ार को लगभग हर दशक में पुनर्जन्म मिलता रहा है और हर अवतार में उसकी कास्ट और बनावट में, किरदारों और घटनाओं में तब्दीली होती रही है। जहाँ तक कास्ट में फ़कीरों के कोरस का ताल्लुक़ है, जामिया के शो में 2 भाई अशफाक मोहम्मद खां और इश्तियाक मोहम्मद खां, जो जामिया के वाबिस्ता थे, उन्होंने फ़कीरों के गाने गाए और फिर आगे चलकर एक बार यह हुआ कि मुझे नाटक के लिए अजमेर के 2 असली फ़कीर मिल गए, जिन्हें मैंने फ़कीरी के कोरस में रख लिया। जोगा राम और लालचंद सड़कों पर गाते और मांगते नजर आए। आवाज़ कानों को बहुत भली लगी। हम लोग उस समय दिल्ली में JNU के सामने बेरसराय में रहते थे। मैंने उन्हें घर बुलाकर नज़ीर की एक नज़्म सुनाई। नज़ीर उर्दू के बहुत फेमस शायर थे, तो इन्होंने उर्दू की एक नज़्म मतलब कविता सुनाई। उर्दू के तलफ़ुज़ मतलब उर्दू के उच्चारण उनके सामान्यतः दुरुस्त थे। उन्हें बचपन में सुनी हुई फ़कीरों की धुन सुनाई। धुन उन्होंने सीख ली, नज़में भी याद कर ली। मैंने हाथ में डंडा दिया और लोहे के कड़े दिए। मेरे बचपन में तो ऐसे कड़े बजाने वाले फ़कीर रमज़ान के महीने में रात को सहरी के लिए रोज़ेदारों को जगाने की गर्ज से रायपुर की सड़कों पे बहुतेरे घूमते रहते थे। और उसके बाद भी बरसों ऐसे फ़कीर दिल्ली से लेकर बंगलोर तक मैं देखता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तक यह फ़कीर बहुत कम हो गए थे और अब तो वे खैर बिल्कुल लुप्त हैं। कड़े बजाना बज़ाहिर बहुत आसान मालूम होता है, लेकिन दरअसल है बहुत मुश्किल। जो कड़े बजाने में माहिर होते थे वे महज ताल पर कड़े बजाते ही नहीं थे, बल्कि अस्थाई के आखिर में डंडा कड़ों पर कुछ इस कमाल से फिराते थे कि ताल का अंतराल एक बहुत खुशगवार घर की आवाज़ से भर जाता था। बहरहाल जोगा राम और लालचंद वह कमाल तो नहीं दिखा सकते थे, लेकिन ताल पर ठन ठन की आवाज़ पैदा कर लेने में ज़रूर कामयाब थे। हमारे फ़कीर हर लिहाज से बिल्कुल ठेठ असली फ़कीर थे। गुदड़ी तो हमने उनके पहनने के लिए बनवा दी और हाथ में एक भिक्षा पात्र भी दे दी जो उनके पास नहीं थी।
लेकिन गाने के अंदाज में और बदन की बू में बिल्कुल असली फ़कीर थे। इस बात का अंदाज़ा हमें उस दिन हुआ जब हम श्रीनगर में एक बड़े हॉल में ठहरे थे। उस वक्त तक छत्तीसगढ़ी कलाकार नया थिएटर में आ चुके थे। उन दिनों मोनिका और मैं कलाकारों के साथ सेकंड क्लास स्लीपर में ही रेल का सफ़र करते थे। सेकंड क्लास एससी में सफ़र करना हमने 1972 से शुरू किया, जब मैं राज्यसभा का सदस्य हो गया था। श्रीनगर में शो के बाद जब रात गुजारने उस जगह वापस आए जहां सब ठहरे थे, तो छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने बड़ी फुर्ती से अपनी अपनी जगह संभाल ली, बिस्तरे बिछा दिए। उस बड़े हॉल में फ़कीरों के लिए एक कोना बच गया। जोगाराम और लालचंद ने उस कोने में अपना बिस्तर बिछाया। अब हमारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रह गई, सिवाय एक टुकड़े के जो जोगाराम और लालचंद के बिल्कुल निकट था। बस उस वक्त हमने देखा कि हमारे फ़कीर असली बदबूदार फ़कीर हैं। दोनों शराब बहुत पीते थे। एक बार दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एयरफोर्स के आयोजन में शो हुआ। शराब पर्याप्त थी। जोगाराम और लालचंद लगातार पी रहे थे। रम थी, बगैर पानी मिलाए बड़े बड़े पेग दोनों पीते रहे। जोगाराम को 8 पेग पी चुके थे और एक अंधेरे गोसे में खामोश खड़े थे। एयरफोर्स का एक आदमी बोतल लेकर उनके पास पहुंचा और पूछा, और? जोगाराम ने सर के इशारे से हामी भरी और पूरा गिलास लबालब रम से भरवा लिया। गिलास में 4-5 पेग से कम शराब न होगी। बस गिलास हाथ में लेकर मुंह से लगाया और पानी की तरह गटागट एक सांस में पी गए। हम सब देखकर दंग हुए कि यह कैफियत 8 पेग पी चुकने के बाद थी। नशा बजाहिर नाम को न था, बस एक कदम खामोश जरूर हो गए थे, मगर पांव जमीन पर जमे हुए थे। बहकाना, लड़खड़ाना किसी पहलू नज़र न आया। बिल आखिर गालिबन मतलब संभवतः इसी शराब की ज़्यादती ने जवानी में उसकी जान ली। एक बार भोपाल के 2 भाई, दोनों गाकर मांगने खाने वाले मुसलमान फ़कीर मुझे मिल गए। मैंने उन्हें दिल्ली बुलवाकर अपने साथ बेरसराय में रखा। वहीं रिहर्सल होते थे और वहीं रिहर्सल करवाया, और इस तरह आगरा बाज़ार के शो कुछ दिन हम उनके साथ पेश करते रहे। आगे चलकर देखा कि जो उनमें से एक को भी खांसी की शिकायत थी, वह दवा दारू के बावजूद किसी तरह कम नहीं हो रही थी। मुआयना करवाया तो मालूम हुआ कि तपेदिक है उन्हें। अब रिहर्सल छोड़ उनके इलाज मुआलजे में लग गए। शो के बाद दवाएं उनके साथ देकर उन्हें भोपाल वापस भिजवा दिया। जब 1996 में हम भोपाल आ गए और उन्हें पता चला तो मिलने के लिए आए और कहते रहे कि हम खुदा के फजल से बिल्कुल अच्छे हैं, हमें फिर ड्रामे में काम करने का मौका दीजिए। लेकिन उस ज़माने में मुझे आगरा बाज़ार दोहराने की फुर्सत न थी। इस ड्रामे के अलावा और किसी ड्रामे में मेरी नज़र में उनकी कोई जगह नहीं थी। गर्ज या तो मुझे ऐसे कलाकार मिलते रहे जो शहरी थे और मुलाजिम पेशा थे, और कुछ मुलाजिमत, कुछ अपनी अपनी घरेलू मजबूरियों की वजह से थिएटर में दृढ़तापूर्वक से काम नहीं कर सकते थे, और या फिर ऐसे नादार आर्टिस्ट मिले जो चाहते थे कि हमेशा मेरे साथ लटके रहें। लेकिन जिनकी ज़रूरत थिएटर में इतनी सीमित थी कि बस एक नाटक के अलावा मैं उन्हें किसी और प्रस्तुति में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आगरा बाज़ार में एक बार फ़कीर के पार्ट में भटिंडा के मशहूर गवैया खलीली
अपने साथी देशराज के साथ स्टेज पर उतरे थे और बहुत दिनों तक जहाँ जहाँ शो हुए दोनों आते रहे। उन्होंने फ़कीरों के गाने को बहुत खूबसूरती से पेश किया। खलीली भी शराब की जाती होकर मर गए। उसके बाद जब एक बार फिर आगरा बाज़ार तैयार करने की नौबत आई तो रामदयाल शर्मा और उनके बेटे देवेंद्र मिल गए। यह अच्छे गवैये भी थे और नौटंकी में एक्टर की हैसियत से पार्ट भी किया करते थे। वैसे नौकरी बाल भवन में करते थे। नौकरी भी संगीत से मुतल्लिक थी। बच्चों को संगीत की तालीम देते थे। उन्होंने भी बहुत से शो आगरा बाज़ार के बखूबी निभाए और अब जो 2004 में फरमाइश की बिना पर यह ड्रामा फिर से तैयार किया जा रहा है तो रामदयाल फिर एक बार शिरकत करने वाले हैं। देवेंद्र तो इन दिनों अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा है। उसकी जगह पर मैं दूसरा आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ जो दूसरे फ़कीर का पार्ट शर्मा जी के साथ कर सके। अब है कथानक की 3 कड़ियाँ। आगरा बाज़ार का जो कथानक है इसकी 3 कड़ियों के बारे में चर्चा किए हैं कि 1954 के बाद जब जब यह ड्रामा पेश किया जाता रहा है उसमें किरदारों और प्लाट की तब्दीली मुसलसल आती रही है। पहली बार जब 1954 में आज़ाद किताब घर ने उसे छापा था तो ड्रामा वही 50 मिनट का था जो जामिया में पेश किया गया था। उस वक्त प्लाट बस ककड़ी वाले पर केंद्रित था जो अपनी ककड़ी बेच नहीं पाता और जब नज़ीर उसकी ककड़ियों पर एक नज़्म लिख देते हैं और वह उस नज़्म को गा गा कर ककड़ियाँ बेचने लगता है तो उसका माल बिकने लगता है। बदलते बदलते नाटक में एक प्लाट और समा गाया जो एक तयावफ़ और पुलिस के एक दरोगा से वाबस्ता है। चुनांचे ये 2 किरदार अपने साथ 3 और किरदारों को खींच लाए यानी 2 सिपाही और शोहदा। इसके बरअक्स घोड़ों के ताजीर मंजूर हुसैन का किरदार अपनी जगह कायम तो रहा लेकिन उस किरदार के सारे मुकालमे काट दिए गए। इस तरह यह खामोश किरदार जो लुट लुटा कर अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है और उसी तयावफ़ पर दिलो जान से फिदा है कुछ और ज़्यादा प्रभावी हो गया। अलबत्ता उसके लिए एक नए किरदार बेनी प्रसाद से मदद ज़रूर लेनी पड़ी। 2 कैरेक्टर और बढ़ा दिए गए, करीमन और चमेली, 2 हिजड़े जो कुम्हार के यहाँ बच्चे की विलादत के मौके पर जच्चा गिरी गाने के बहाने नज़ीर की नज़्म कन्हैया सुनाते हैं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन और उसी बहाने हिजड़ों के कैरेक्टर की मुनासिबत से उनके लिए कुछ मुकालमों का इजाफ़ा कर दिया गया जिससे सीन शायद और दिलचस्प हो गया। प्लाट की तीसरी कड़ी किताब की दुकान से मुतल्लिक है। किताबों का प्रकाशन तवायत और ज़ुबान के सिलसिले में जो तब्दीलियाँ 19वीं सदी में बड़े ज़ोरों शोरों से हो रही थी और उसका आर्थिक असर जो शायरों तथा उर्दू फ़ारसी के साहित्यकारों के रोज़मर्रा के कारोबार पर पड़ रहा था उस किस्से को गंगा प्रसाद का नया किरदार पूरा कर देता है। बाज़ार की यही सब गहमा गहमी और उतार चढ़ाव है जिसके प्रभाव में नज़ीर भी कार फरमा थे। उनकी शायरी, उनकी ज़िंदगी, उनके रोजी रोटी का वसीला यानी टीचरी ये सब उसी माहौल में वाबस्ता थे। उनकी नज़में उसी बाज़ार का आईनादार थी। ड्रामे में बाज़ार के उन तमाम पहलुओं की तस्वीर कसी के मकसूद और कुछ नहीं। दरअसल नज़ीर के कलाम की पूरी तरह अक्काशी करना ही था। तो ये कथानक के बारे में कुछ कड़ियाँ बताए हैं। अब आते हैं पात्र तो स्टेज और सेटिंग पे कौन है? अबुल कलाम हैं। वेशभूषा और नज्म संकलन में अब्दुल रहमान हैं। मेकअप के लिए अख्तर हसन फारूकी, जमील अख्तर MS हैं। प्रॉम्प्टिंग के लिए अज़हर परवेज़, मशरूद उल हक हैं। पर्दा सज्जाद अली और हबीब अहमद और निर्देशन किया है हबीब तनवीर ने।
चलिए आगे दिया है कि जब ये ड्रामा ओखला में खेला गया तो लगभग 75 आदमी एक साथ मंच पे आए थे। अगर ये सहूलतें न हो तो 20 आदमी भी इस ड्रामे को खेल सकते हैं। इसके फिजा पर इस चीज़ का कोई खास असर न होगा। स्थान है कहाँ खेला गया, तो आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा है। कब खेला गया, तो समय बताए हैं कि 1810 के आसपास का कथानक है। समय 1 दिन, खेल की अवधि 2 घंटे, केवल 2 घंटे में नाटक खेल दिया गया। अब आगे है, एक शायरी से शुरुआत होती है। सब किताबों में खुल गए मानी, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। बाजार के लोग, अब बाजार के लोग 14 मार्च 1954 को आगरा बाजार के पहले मंचन के अभिनेता कौन कौन थे, तो ये देख सकते हैं। पहला फ़कीर, इस नाटक में आपको पहला फ़कीर देखने को मिलेगा जिसकी भूमिका अशफाक मोहम्मद खान ने निभाई है। दूसरा फ़कीर है इश्तियाक मोहम्मद खां। तीसरा है ककड़ी वाला अब्दुल सत्तार सिद्दीकी। तरबूजा वाला असगर अशहन इस्लाही। लड्डू वाला नोमान लतीफ़। पतंग वाला मोहम्मद इकबाल। किताब वाला जियाउल हसन। मदारी राजकुमार। शायर मोहम्मद जकरिया अंसारी। हमजोली वली शाहजहाँपुरी। तज़किरा निवासी रशीद नोमानी। पतंग का ग्राहक रईस मिर्ज़ा। घोड़े का सौदागर सैयद हसन। रीछ वाला मोहर्रम अली। अजनबी शकील अख्तर फ़ारूकी। किताब का ग्राहक जुनैद उल हक। लड़का लियाकत अली खां। एक लड़की सादिया। बर्फ़ वाला पंडित बर्फ़ वाला। दर्जी है हाफिज़ मोहम्मद इसहाक टेलर मास्टर। पनवाड़ी है मुन्ने खां पान वाला। और बंदर की भूमिका फैयाज़ अहमद ने निभाई है। रीछ की भूमिका राहगीर, बच्चे, गाने वाले की टोली तथा मेले वाले ने निभाई है। तो इसमें आपको पात्र यही देखने को मिलेंगे, पहला फ़कीर, दूसरा फ़कीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, पतंग का ग्राहक, तज़किरा नवीश, घोड़े का सौदागर, रीछ वाला, अजनबी, किताब का ग्राहक, लड़का, लड़की, बर्फ़ वाला, दर्जी, पनवाड़ी, बंदर, रीछ, यह इस नाटक के पात्र हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये हबीब तनवीर है पतंग वाले की भूमिका में। यहाँ पतंग देखिए पीछे लगी हुई हैं सब, और यहाँ बैठ के ये पतंग बेच रहे हैं। फिर है किताब वाला की भूमिका में हैं और बाई और गंगा प्रसाद हैं। तो ये किताब वाले की भूमिका में हैं, ये किताब वाले हैं और ये गंगा प्रसाद हैं। फिर है आगे हामिद की भूमिका में और पतंग वाला हबीब तनवीर हैं और आलोक मिश्रा वेनी प्रसाद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतंग वाला है, ये हामिद की भूमिका में हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमजोली की भूमिका में हैं और किताब वाले हैं। ये किताब वाला है, ये हमजोली की भूमिका में है। यहाँ बैठे हुए हैं लोग, मंचन कर रहे हैं। फिर है सोहदा की भूमिका में शाहिद है और वेंजीर की भूमिका में वीना है। ये आपकी वीना है, ये क्या है, वीना है, और ये सोहदा की भूमिका में शाहिद है और वीना वेंजीर की भूमिका में है। ठीक, फिर कबाड़ी वाला देखिए, ये कबाड़ी वाले हैं आपके, और ये आपका है लड्डू वाला, और ये आपका है बर्तन वाला। अब आपका नाटक जो है असली शुरुआत होती है यहाँ से। 1 अंक, पहला अंक। इस नाटक में 2 अंक हैं। आगरा बाजार नाटक में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। अब यहाँ से हम इस नाटक की शुरुआत करेंगे। 2 फ़कीर शहर आसोब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। एक हाथ में कशकोल और तस्वीर
और दूसरे में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हैं। पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हैं। फ़कीर क्या नज्म सुनाते हैं? सुनाते हैं, है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, रहती है तबाह सोच में ले लो निहार बंद, दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह का मुँह में जुबा बार बार बंद, जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद, जितने हैं आज आगरे में कारखाना ज़ात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, किस किस के दुख को रोइए और किसकी किसकी कहिए बात, रोजी के अब दरखत का मिलता नहीं है पात, ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद, सर्राफे बनिए जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार, बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद, बेवारिसी से आगरा ऐसा हुआ तबाह, टूटी हवेलियाँ हैं तो टूटा शहर पनाह, होता है बागवां से हर एक बाग का निवाह, वह बाग किस तरह न लूटे और उजड़े आह, जिसका न बागवा हो न माली न खारबंद, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफल्लिस कहो फ़कीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद। नज़्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेज़ी से उठता है। बाज़ार में वे अजीब बेरौनकी है। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला और दूसरे फेली वाले आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कहीं सुनाई नहीं होती। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज़ आती है जो तबले और सारंगी पर गज़ल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ 1-2 गाहक किताबें देख रहे हैं और जब ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो गाहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। लड्डू वाला अब आता है। लड्डू क्या कहता है? धेले के 6-6 बाबूजी, धेले के 6-6, हमसे मंदा कोई न बेचे, धेले के 6 बाबूजी, धेले के 6-6। एक बच्चे से कहता है, खा के देखो मियाँ, तिल के लड्डू मिश्री के समान मीठे, लो लो खाओ। पर बच्चा मुंह फेर लेता है। तब तरबूज वाला आता है। तरबूज, ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक आँखों की तरी, शरबत के कटोरे ठंडा तरबूज, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज। राहगीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। तब बर्फ़ वाला आता है। कहता है, मलाई की बर्फ़, बर्फ़ लो बर्फ़, मलाई की बर्फ़। फिर ककड़ी वाला आता है। कहता है, ताज़ा ककड़िया, हाँ हाँ ताज़ा ककड़िया, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार, खा कर देखिए साहब, रेशम की तरह मुलायम गन्नी से मीठी, खास इस्कंदरे की ताज़ा ककड़िया, हाँ हाँ ताज़ा ककड़िया। कन मैलिया आता है। कहता है, दांत कुरे दो, कान का मैल निकालो, एक छदाम में, एक छदाम में 2 काम, एक पंथ 2 काज, दांत का दांत कुरे दो, कान का मैल निकालो, एक छदान में। ये कनमैलिया है जो कान का मैल निकालने वाला है। तब तक पान वाला आता है। कहता है, आओ बाबूजी बनारसियों में, बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ मुँह रचाओ, इलायचियाँ कतर डाली हैं इलायचियाँ, बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं बड़े बड़े।
तब तक ककड़ी वाला कहता है लड्डू वाले से, फिर तू मेरी जगह पे बैठा। लड्डू वाला कहता है, तभी तो मेरे लड्डू बिक नहीं रहे, मंदा माल है, घंटे 2 घंटे से ख़त्म हुआ जाता है। सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है 2 घड़ी बाद मिले न मिले। ककड़ी वाला कहता है, मेरी जगह पे बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ। लड्डू वाला कहता है, फिर क्या कहूँ, 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा है, यह व्यापार की बात है। मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं। धेले के 6-6 मियाँ जी, हमसे मंदा कोई न बेचे, बाबूजी धेले के 6-6। ककड़ी वाला कहता है, चल उठ मेरी जगह से। लड्डू वाला कहता है, अबे जा। ककड़ी वाला कहता है, अबे अकड़ाता काहे को है। लड्डू वाला कहता है, अब तू जास्ती जबान तो चला नहीं, नाक की फुनंग में दम कर दिया। अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। ककड़ी वाला कहता है, अबे खचिया, क्यों खून औटता है, अबे बाज आजा। लड्डू वाला कहता है, अबे कालिए, तू किधर से नमूनादार हो गया, हट जा यहाँ से। देखता नहीं, काली चीज़ को देख के ग्राहक बिदक जाते हैं। फिर आगे ककड़ी वाला कहता है, मखरेज करता है, खुदा की कसम यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा। फिर आवाज़ लगाते हुए कहता है ककड़ी वाला, दमड़ी की 4-4 रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, खास इस्कंदरे की दमड़ी की 4, ताज़ा ककड़िया, हाँ हाँ ताज़ा ककड़िया। कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला आवाज़ लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाले बच्चे, लड़के और रास्ता चलाने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। मदारी बंदर को नचाते हुए कहता है, हाँ जरा दिखा दो नाच, आगरे शहर में नाच दिखा दो। बच्चा लोग एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बचाओ तो, बताओ तो, होली में मृदंग कैसे बजाओगे। बंदर मृदंग बजाता है। तब तक पूछता है मदारी, और पतंग कैसे उड़ाओगे। तो बंदर नकल करता है, और बांके बनकर महादेव जी के मेले में कैसे जाओगे। तो बंदर टोपी तिरछी करके इतरा इतरा कर चलता है। तब कहता है मदारी वाला, और बरसात आ गई तो। बंदर फिसल पड़ता है। फिर कहता है मदारी, फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह, और अगर ठंडी लगी तो बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। तो फिर मदारी कहता है, और बुढ़ा हो गए तो बंदर लाठी टेक कर चलने लगता है। फिर मदारी कहता है कि और मर गए तो बंदर लेट जाता है। फिर मदारी कहता है कि हिंदू को राम की कसम और मुसलमानों की कुरान की कसम, ज़रा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ कि नादिर शाह दिल्ली पे कैसे झपटा था। बंदर मदारी को एक एक लाठी मारता है। तो कहता है मदारी, अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था। फिर बंदर लाठी मारता है। फिर मदारी कहता है, हाय हाय, तुम तो सारे हिंदुस्तान को रौट डालोगे, बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा ये बताओ कि सूरजमल जाट आगरे शहर पे कैसे झपटा था। फिर वही नकल करने लगता है बंदर। तो कहता है मदारी, ओहो मर गया, बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा ये बताओ कि फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आया था। तो बंदर भीख मांगने की नकल करने लगता है। फिर पूछता है मदारी कि और
प्यासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था? तो बंदर लाठी से बंदूक चलाता है। तो मदारी कहा था कि फायर कर दिया था। ओहो, अच्छा, और बंगाल में क्या हुआ था? तो बंदर पेट बजाता है और कमजोरी का अभिनय करता है। तो अकाल पड़ गया था, बंदर लेट जाता है। लोग बाग भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालत है? तो बंदर गिर जाता है। कहता है फिर हमारे को क्या करना चाहिए? तो बंदर लोगों के पास जाता है और पैरों पर सर रखकर लेट जाता है। सलाम करो। बंदर सलाम करता है और खिसकने लगता है। तब तक ककड़ी वाला कहता है, इस्कंदरे की ककड़ी दमड़ी की चार चार। लड्डू वाला कहता है, बाबूजी धेले के छे छे, धेले के छे छे लड्डू। तरबूज वाला कहता है, गर्मियों की जान तरबूज ले लो, ठंडा तरबूज। मदारी कहता है बंदर को, सलाम करो सलाम। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है, एक आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। मदारी कहता है, बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, हमें एक लकड़ी देगा तो ककड़ी वकड़ी सब भूल जाएगा। तो ककड़ी वाला कहता है, बंदर कहीं का। तो मदारी कहता है, अभी तेरा बंदर बना के रख दूंगा, साला आया है ककड़ी बेचने, ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। लड्डू वाला कहता है, क्या बात है? तो तरबूज वाला कहता है, मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी कहता है, हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाला कहता है कि मैं तो ककड़ी बेच रहा था। मदारी कहता है, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला कहता है, क्यों? तू खुद अपनी कमाई के ठिकरे में छेद करने पर तुला हुआ है। तेरा आदमी भला वह क्या भगाएगा? जानता नहीं आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तरबूज वाला लड्डू वाले से कहता है कि भगवान झूठ न बुलवाएं, भैया 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है मैंने। मदारी वाला कहता है, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, तब तक इसने बीच में अपनी ककड़ी घुसेड़ दी। लड्डू वाला कहता है, अच्छा बस जाओ, अपना रास्ता लो अब। मदारी कहता है, रास्ता तुम्हारे बाप का है? तरबूज वाला कहता है, अबे मुंह संभाल के बात करना, समझा? तो मदारी कहता है, बड़ा लाट साहब आए हैं। तरबूज वाला कहता है, मार साले को। ककड़ी वाला कहता है दाएं कोने से कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, इसका बंदर देखने के लिए क्या खाक पैसा देंगे? मतलब खाने का सामान तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं पैसे के चक्कर में, ककड़ी तरबूज सब लड्डू, और बंदर को ये लोग करने के पैसा देंगे वो लोग? तो लड्डू वाला कहता है, बच्चू खाल खींच के रख दूंगा, क्या समझता है? तरबूज वाला कहता है, चल निकल यहाँ से। मदारी वाला बाएं कोने से कहता है, वाह रे आगरा, क्या औंधा शहर है। और यही कह के मदारी चला जाता है। ककड़ी वाला कहता है, हरामी पिल्ला कहीं का। तभी फ़कीर आते हैं। फ़कीर कहते हैं, शायरी अपना कहते हैं, पूछा किसी ने यह किसी कामिल फ़कीर से, ये मेहरो माँ हक ने बनाए हैं काहे के। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज है जानते। बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच कहा है किसी ने कि भूख भजन न हो। अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते,
सब किस्म और कमाल हैं रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। और यही गा के अपना शायर फकीर चला जाता है। ककड़ी वाला कहता है, अरे वाह रे मेरे यार, क्या सूझी है। लड्डू वाला कहता है, अबे कालिए, क्या सूझी तुझे। ककड़ी वाला कहता है, बिल्कुल नई बात। लड्डू वाला कहता है, आत्महत्या तो नहीं सूझी। ककड़ी वाला कहता है, आत्महत्या करे मूर्ख। ककड़ी वाला कहता है कि आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। तरबूज वाला कहता है, कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हमें भी तो सुने। ककड़ी वाला कहता है, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। लड्डू वाला कहता है, जोर लगा के देखेंगे। ककड़ी वाला कहता है, अब देखता हूँ कि कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। तो तरबूज वाला कहता है, बंदर नचाने वाले हो क्या भैया। तो लड्डू वाला कहता है, बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, खुद नाच नाच कर ककड़ी बेचेगा। तो ककड़ी वाला कहता है, व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसे। तो लड्डू वाला कहता है कि बड़ा तीसमार खान बनता है, बताता क्यों नहीं, क्या बात है। तो ककड़ी वाला कहता है, नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। लड्डू वाला कहता है, अबे कालिए, कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूं। ककड़ी वाला कहता है, गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं ही तेरी थुथनी ना रगड़ दूं। तो लड्डू वाला कहता है, अबे जबान संभाल कर बात कर, कभी किसी घमंड में हो। ककड़ी वाला कहता है, आज हमको यही देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है या मेरी। बड़ा सिकंदर आजम बन के आया है। लड्डू वाला कहता है, पाव भर की हड्डियाँ पीस के धर दूंगा। तो ककड़ी वाला कहता है, अच्छा तो आज तुझे भी कसम है या मेरी हड्डियाँ पीस के धर देगा। लड्डू वाला कहता है, ऐसा दूंगा कि मुंह फिर जाएगा। तरबूज वाला कहता है, अबे एक गुद्दा मारूंगा तो गुरुआ बाद कर दूंगा, मुंह में गुद्दी जा लगेगा, जबान कट कर गिर जाएगी, कभी किसी ख्याल में हो। लड्डू वाला कहता है, बे कालिए, तू अपनी बत्तीसी संभाल पहले। तरबूज वाला कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो भैया। लड्डू वाला कहता है कि मांस के आटे की तरह अकड़ा जा रहा है। ककड़ी वाला कहता है, अबे मैं अकड़ रहा हूँ ये तू। तरबूज वाला कहता है, अच्छा यह दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला कहता है, अबे 4 उठा के ले जाएंगे 4। तरबूज वाला कहता है, अच्छा आओ अब गुस्सा थूक दो। तो ककड़ी वाला कहता है कि तुम चुप ही रहो, समझे। तो लड्डू वाला कहता है कि तुम बीच में टांग क्यों लड़ाते हो जी। तरबूज वाले को कह रहा है, लड्डू और ककड़ी वाले झगड़ा कर रहे हैं, तरबूज वाला चुप करा रहा है। तो लड्डू वाला कहता है कि बीच में टांग मत लड़ाओ, मैं निपट लूँगा आज इस कालिए के बच्चे से। ककड़ी वाला कालिया है। तो तरबूज वाला कहता है, अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेना और क्या। लड्डू वाला कहता है, चुप। तरबूज वाला कहता है, तुम समझते हो जरा आवाज़ उठाकर हर किसी को दबा लोगे। तो लड्डू वाला कहता है, चुप रहता है कि तुझे भी दूँ एक। तरबूज वाला कहता है, अजब हवन्नक है, अबे क्या समझता है अपने आप को। लड्डू वाला कहता है, तेरा बाप। तरबूज वाला कहता है, क्या कहा। लड्डू वाला कहता है, फिर कहूँ। तरबूज वाला कहता है, अबे टांग पर टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा। अब ये झगड़ा समाप्त करा था तरबूज वाला, तो अब ये उसी लड्डू वाले से खुद ही लड़ गया। तो लड्डू वाला कहता है, बेटा कच्चे को चबा जाऊंगा, कत्ले कत्ल कर दूंगा, कत्ले कत्ल।
तब बर्फ़ हलाता है। वो चुप कर आने लगता है, कहता है अबे चुप रहो, कान खा लिए हैं, ज़बान है कि दर्जी की कैंची, दिन भर चलती रहती है। लड्डू वाला कहता है अबे तेरी भी सामत आई है, अच्छा तू भी आ जा मैदान में, इस कालिए के साथ तुझे भी धोबी पाट पर न दे मारा तो मेरा नाम नहीं। तो रेवड़ी वाला आता है। रेवड़ी वाला कहता है अबे क्यों तुम लोगों की खाल ने पलटा खाया है, चुके हो जाओ। ककड़ी वाला कहता है अबे पैतरों की बात हमसे मत करना, खुदा की कसम हम हाजी शरीफुद्दीन के तालिम हैं, ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़न छू हो जाओगे, कसम है कलावड्डू की। तो लड्डू वाला कहता है अबे शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है, बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का तालीम बनने। ककड़ी वाला कहता है अब ज़्यादा मत बोल, नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में भी खून सवार है। तो लड्डू वाला कहता है अबे मटिया मेट कर दूंगा, बड़ा चौधरी बना फिरता है। ककड़ी वाला कहता है मादर चोद। गुत्थम गुत्था हो जाती है, सब अपने अपने खोमचे छोड़कर झगड़ में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक्के और बाजार के लौंडे रेवड़िया ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं। इससे झगड़ा और बढ़ता है। कुम्हार के एक दो बर्तन टूट जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं और फ़कीर गाते हुए अंदर जाते हैं। फ़कीर गाते हैं मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है वह अपनी जान एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तखवान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। जो अहले फजल आलिम व फाजिल कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलीफ तो उसे बे बताते हैं, वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। कैसी ही आदमी हो पर इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे कोई ठहरावे बैल, कपड़े फटे तमाम बढ़े बाल फैल फैल, मुँह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। और फ़कीर चले जाते हैं। फ़कीर बीच बीच में आते रहते हैं, अपना गाते हैं, गा के चले जाते हैं। अब है बर्तन वाला। बर्तन वाला कहता है ऐसे लड़े कि खूब लड़े, खूब ही लड़े, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से अटोटा, मेरी 2 ठलियाँ फोड़ दी सालों ने। तो ककड़ी वाला कहता है 2 फूट गई तो क्या, फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास ठलियाँ। यहाँ तो यार खां का दिवाला निकल गया, कल बारिश में ककड़ियाँ बर्बाद हो गई और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था जिसमें आधा साफ। तो लड्डू वाला कहता है बे कालिए तूने झगड़ा शुरू किया था, बस अब चुपचाप बैठा रह। तरबूज वाला कहता है बस करो, अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो न तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा न मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला एक सौदे को गुजरता देख के कहता है मियाँ। अजनबी जो कहता है क्या है मियाँ। ककड़ी वाला कहता है कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो अजनबी आदमी कहता है कि फरमाइए। ककड़ी वाला कहता है कि क्या आप शायरी करते हैं। तो अजनबी कहता है कि अभी तक तो तौफीक नहीं हुई, मगर आपको क्या मतलब। ककड़ी वाला कहता है कि यूँ ही। अजनबी कहता है अजब पागलों से सांप का पड़ता है, और चला जाता है। तभी शायर हमजोली के साथ आता है। शायर कुछ रुक के कहता है कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, न मील मीर अब के अमीरों से तू,
हुए हैं फ़कीर उनकी दौलत से हम। हमजोली कहता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ककड़ी वाला पास जाके कहता है, सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ वाह, क्या कहने हैं मियाँ, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। शायर कहता है, अम्मा क्या बात है। ककड़ी वाला कहता है कि सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा, अगर आप मेरी ककड़िया पर आप माफ़ कीजिएगा, मुझे एक बात सूझी है, सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए धेले की बिक्री नहीं हुई। शायर कहता है, मैंने अर्ज किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। तो ककड़ी वाला कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ मियाँ कि आप ककड़ी लीजिए, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही ले लीजिए। तो शायर कहता है कि दिख कर रहा है, अम्मा तुम कहना क्या चाहते हो, कहते क्यों नहीं। तो ककड़ी वाला कहता है कि मैंने सोचा है कि ककड़ियाँ गा के बेचूंगा तो खूब बिकेंगी। तो शायर कहता है कि बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला कहता है, अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। शायर कहता है, अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। हमजोली कहता है, क्या बात है। तो शायर कहता है कि कहते हैं कि हमारी ककड़ियों पे 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज़ किया कि कहो तो उस्ताद जौक से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवा दो। हमजोली कहता है, बज़ा फरमाया, अरे भाई उस्ताद जौक का नाम सुना है। तो ककड़ी वाला कहता है, हम क्या जाने हुजूर, गंवार आदमी। शायर कहता है कि बातें तो बड़ी समझबूझ की करते हो, भला गंवार को यह उपाय कहाँ सूझेगा। तो हमजोली कहता है कि बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करे तो ज़र्रे को आफताब बना दे। ककड़ी वाला कहता है कि इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे। तो शायर कहता है, क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। ककड़ी वाला कहता है कि हमारे दरबार तक क्या पहुँच होगी मियाँ। तो शायर कहता है कि कहो तो हम पहुँचा दें। ककड़ी वाला कहता है कि आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर कहता है, भाई साहब बात यह है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर जब तक कोई पाए का शायर जोर आजमाई न करे, हक अदा न होगा, और हम ठहरे नौ मश्क, इसलिए हमारे बस का तो यह रोग है नहीं। और हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। तब तक तरबूज वाला शायर की तरफ बढ़ के रास्ते में उसे रोकता है और कहता है, तरबूज ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चख के देखिए साहब, ठंडा मीठा तरबूज। शायर कहता है, भाई देखो यो तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्ज़ा या साहब से कुछ कह के शेर लिखवा लो, फिर अहले सुखन की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। और हंस के आगे बढ़ जाता है। तरबूज वाला दाईं तरफ लड्डू वाले के पास जाके कहता है, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से। तो लड्डू वाला कहता है कि अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेते जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तो तरबूज वाला कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या। फिर दोनों हंसने लगते हैं। लड्डू वाला हंसकर कहता है कि शायर अगर ककड़ी तरबूज पे शेर कहने लगे तो शायरी छोड़ के ककड़ी तरबूज न बेचने लगे। तरबूज वाला कहता है
क्यों ना लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दे। भूखा मरना ठहरा तो यूं ही सही, क्यों भैया। शायर किताब वाले की दुकान पे एक किताब देखते हुए कहता है कि मुलाहिज़ा कीजिए, कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तक तलक दिमाग जिन्हें ताज़ो तख्तों का। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठे बैठे कहता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीर साहब पर। शायर कहता है कि दम गनीमत समझिए, 80 से ऊपर उम्र होने को आई। हमजोली कहता है, और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने। इसी शहर में अजीज़ों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी, कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमालों का मलजा व मामा थी। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुर्नियों के हमले देखे, अफ़गानों, रुहेले, राजपूते, जाटे और मराठों की दस्तुबर्द देखी। देखा कि दिल्ली में खून की दरिया रवां है और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसे कि बुझाया न गया। यह सब देखा और अब लखनऊ में गोशा नसीन हैं और फिरंगियों की गारतगरी देख रहे हैं। किताब वाला कहता है, सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का ज़माना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सल्तनते मुगलिया नहीं है, एक ज़बरदस्त कवि हैकल शेर बबर है, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी तिक्का बोटी कर रहे हैं। और वह शेर है कि न उसे कराहने की मोहलत है, न मर जाने का यारा। शायर कहता है, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह यह आप ही का हिस्सा है, यह ज़बान और यह अंदाज़े गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। किताब वाला कहता है, ये आप हजरात की सोहबत का नतीजा है और क्या। हमजोली कहता है, आप दोनों कसर नफसी से काम ले रहे हैं। शायर कहता है, हमारी कसर नफसी कह लीजिए या अपना हुस्ने जन, बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन फहम हो। किताब वाला कहता है, और अपना ईमान यह है कि शेर छापे तो शायर के, हर कशो नाकश के अशआर छापना हमारा पेशा नहीं। तो हमजोली कहता है शायर से, आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर कहता है, साहब शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के साथ ही तमकील को पहुँचता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाएं। किताब वाला कहता है, लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हमजोली कहता है, तसाहुल शायर जो ठहरे। तो शायर कहता है, घर की बात थी, सोचा किसी भी वक्त मशविदा आपके सुपुर्द कर दूंगा कि जो जी में आए कीजिए। तो किताब वाला कहता है, गजब ना कीजिए साहब, मशविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। तब तक फ़कीर आता है। फिर फ़कीर गाता है, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। औलिया अंबिया और रब की खुशामद कीजिए, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। ऐस करते हैं वही जिनका खुशामद है मिजाज, जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज।
हाथ आता है खुशामद से मका मुल्क और ताज, क्या ही तासीर के इस नुस्खे ने पाया है रिवाज। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। गर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। पाको नापाक सड़े की भी खुशामद कीजिए, कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उसे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। फ़कीर गा के चला जाता है। किताब वाला कहता है, आप साहबान के तशरीफ़ लाने से पहले वह सोरे क़यामत बरपा हुआ था इस बाज़ार में कि तौबा ही भली। शायर कहता है, क्यों? किताब वाला कहता है, बस कुछ रजीलों में आपस में तू मैं शुरू हो गई। बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया और लूट मार मच गई। शायर कहता है, आपकी दुकान पे तो आँच नहीं आई? किताब वाला कहता है, गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं। हमजोली कहता है, क्यों? रद्दी में बेची जा सकती हैं। किताब वाला हंसते हुए कहता है कि एक ककड़ी वाले ने शरारत शुरू की थी। तो शायर कहता है, अरे वही साहब जो वहाँ तशरीफ़ रखते हैं? तो किताब वाला कहता है कि जी हाँ। शायर कहता है, अभी अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेर कहने की दरख्वास्त की थी। किताब वाला कहता है, माशाअल्लाह। हमजोली कहता है, साहब क्या यह मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे? शायर कहता है कि मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्द अंगेज तस्वीर नहीं है तो और क्या है। पारंगंदा रोज़ी पारंगंदा दिल, इस एक फ़िक्रे में एक दफ्तरे मानी पिन्हा है। तो हमजोली कहता है कि नहीं साहब, यह तो उन्होंने अपनी जाति परांगदा हाली का रोना रोया है। शायर बात काट के कहता है कि दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। तो हमजोली कहता है, जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद गज़ल की सिन्फ में वह वशुअत नहीं कि उसमें हर मजमून और हर ख्याल नज्म किया जा सके। तो शायर कहता है, आप स्वरान ईरान और आसात जाए हिंद कि सदियों की रवायतों पर हमला कर रहे हैं। गज़ल जैसी हसीन चीज़ दुनिया के किस अदब में पाई जाती है। हमजोली कहता है, मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो यह कहता हूँ कि उसमें इतनी गुंजाइश नहीं। शायर कहता है, जो चीज़ गज़ल में नहीं कह सकते कसीदे में कहिए। हमजोली कहता है कि कसीदे में बादशाहों की तारीफ़ के सिवा और क्या कहिएगा। तो शायर कहता है कि मसनवी में तो सब कुछ कह सकते हैं। तब तक ककड़ी वाला तजकरा निवास को आता देख के कहता है, साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने लौंडा। आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज और मेरी हैसियत जैसे ज़मीन पर उड़ती खाक। छोटा मुँह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ़ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ सुन लीजिए। तजकिराना विश उसकी तरफ देखता है और त्योरी चढ़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है।